नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम फाइनली पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। आप इसमें पढ़ेंगे 2024 और 25 में आपका जो पेपर मतलब 25 और 26 के लिए ही ये इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आप देख लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक। और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ये मेजर और माइनर दोनों के लिए पेपर है, होम साइंस का पेपर है, ठीक। तो इसका जो पेपर टाइटल इसमें है, इसका पेपर का एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो जिनका भी ये पेपर है आपका सब्जेक्ट, वो इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर उनका एग्जाम में आने वाला। और जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा कराया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक। तो इसका जो पेपर करने के लिए टाइम दिया गया था, इसमें 2 घंटे का टाइम दिया गया था और 75 नंबर का पेपर होता है, ठीक। इसमें पहले नोट हम पढ़ लेते हैं। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो सेक्शन ये में आपको जो प्रश्न है उनको सभी आंसर जो देना 50 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो हो 50 शब्दों में देना होता है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर 50 शब्दों में देना है, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। ऐसा ही अगर नोट आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ग्रुप में हर एक नोट शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से आप लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से आप सिर्फ रिवीजन कर लीजिए मन लगा के, तो आपका पेपर पूरा का पूरा अच्छा पेपर जाएगा, ठीक। हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पर आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री में, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सुपोषण किसे कहते हैं। सुपोषण यहाँ पर है, सुपोषण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सुपोषण किसे कहते हैं। सुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिससे स्वास्थ्य और विकास में सुधार होता है। यह एक संतुलित आहार का परिणाम होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और अन्य आवश्यक तत्व शामिल होते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पर दिया गया है सुपोषण के लाभ। तो इसी में से आपका ये पहला पॉइंट इसमें दिया गया है सुपोषण के लाभ। तो चलिए देखते हैं सुपोषण के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है स्वास्थ्य में सुधार। दूसरा है शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि। तीसरा है यहाँ पर है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होता है। चौथा पॉइंट दिया गया है ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि। एक संतुलित आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों उन्हें क्या कहा जाता है, सुपोषण को बढ़ावा देते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर दिया गया है आहार किसे कहते हैं। तो आहार किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं आहार फाइनली होता क्या है। आहार से तात्पर्य है वह भोजन जो हम अपने शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए ग्रहण करते हैं। आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल शामिल होते हैं जो शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है एक संतुलित आहार में शामिल हो सकते हैं जो फल और सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन स्रोत जैसे कि दालें, मांस, मछली और अंडे हो सकते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट दिया गया दूध और दुग्ध उत्पाद। पांचवा है स्वस्थ वसा जैसे कि नट्स और बीज भी होते हैं। एक अच्छा आहार न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया भोजन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भोजन किसे कहते हैं। हमारा जो आहार था वह आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आहार किसे कहते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, भोजन किसे कहते हैं। तो भोजन से तात्पर्य है वह पदार्थ जो हम अपने शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए खाते हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जैसे कि अनाज, फल और सब्जियां, दाल और प्रोटीन स्रोत, दूध और दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली, अंडे। भोजन हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सभी चीजें प्राप्त होता है, प्रदान करता है। फिर है भोजन का महत्व हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत अधिक है। एक संतुलित भोजन हमें स्वस्थ और सक्रिय रखता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, प्रश्न है आपका कुपोषण के 2 कारण बताएं। कुपोषण के 2 कारण बताएं, मतलब जो कुपोषण होता है किस कारण से होता है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं यहाँ पर।
पोषण के दो मुख्य कारण हैं, तो चलिए इन कारण को देख लेते हैं। अपर्याप्त आहार, जब व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, तो इससे कुपोषण हो सकता है। अब दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है, असंतुलित आहार, जब व्यक्ति का आहार असंतुलित होता है जैसे कि अधिक मात्रा में जंक फूड, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करना, तो इससे भी कुपोषण हो सकता है। इसे भी भारी संभावना होती है कुपोषण होने की। ठीक, तो बढ़ते हैं अब आगे। पांचवा प्रश्न दिया गया है, सलय आहार के लाभ बताइए। तो सलय आहार होता क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, चलिए इसे देखते हैं। सलय आहार के कई लाभ हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है शारीरिक विकास। सलय आहार बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करता है जैसे कि ऊंचाई, वजन और शारीरिक क्षमता में वृद्धि। ठीक, दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास, एक संतुलित सलय आहार बच्चों के मानसिक विकास में भी मदद करता है जैसे कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और सीखने की गति में सुधार। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपका स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार किस प्रकार से होता है, तो सलय आहार बच्चों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। चौथा पॉइंट है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। एक अच्छा सलय आहार बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार कर सकता है जैसे कि बेहतर ग्रेड और अधिक सक्रियता। पॉइंट यहाँ पर आपका है भविष्य के लिए स्वस्थ आदतें। सलय आहार बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने में मदद करता है जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होती हैं। तो छठा प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, इसे भी देखते हैं हम। प्रश्न आपका है संतुलित आहार। तो चलिए संतुलित आहार को हम देखते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल उचित मात्रा में शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना होता है। पॉइंट है और संतुलित आहार के प्रमुख घटक। तो संतुलित आहार के प्रमुख घटक कौन कौन से, उन्हें भी हम देख लें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है फल और सब्जियां जिसमें विटामिन और मिनरल के अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है साबुत अनाज। तो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं साबुत और अनाज। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रोटीन स्रोत। तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं दाल, मांस, मछली, अंडे और दूध है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर स्वस्थ वसा, यानी कि जो स्वस्थ वसा होता है नट्स, बीज और जैतून का तेल से इसे प्राप्त होता है, मिलता है जो स्वस्थ वसा होता है। पांचवा पॉइंट है दुग्ध उत्पाद जो है कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। एक संतुलित आहार लेने से हम स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं और कई बीमारियों से बचाव भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 7 दिया गया है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। संवेग का क्या अर्थ है, चलिए संवेग का अर्थ भी हम जान लेते हैं। संवेग एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी विशेष स्थिति या अनुभव के कारण उत्पन्न होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भावनाएं, विचार और शारीरिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। संवेग के उदाहरण हैं, तो चलिए इनके जो भी उदाहरण हैं इन्हें देख लेते हैं। संवेग के उदाहरण, तो इनके उदाहरण हैं खुशी, दुख, प्रेम, सॉरी खुशी, दुख, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक, तो ये आपके 5 पॉइंट है। संवेग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे व्यवहार, निर्णय और संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। तो 8वां प्रश्न अब आपका आ चुका है यहाँ पर, व्यक्तित्व क्या है। तो चलिए व्यक्तित्व क्या है इसे भी हम जान लेते हैं। व्यक्तित्व वह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक संरचना है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने, समझने, व्यवहार करने, प्रतिक्रिया देने और दूसरों के साथ संबंध बनाने की शैली प्रकट होती है। सफल सरल शब्दों में व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वरूप है जिसमें उसके शारीरिक और मानसिक गुण, व्यवहार, आदतें, भावनाएं, मूल्य और सामाजिक आचरण शामिल होते हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषाएं, तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं कैसी। ठीक, तो यहाँ पर पहला दिया गया गॉर्डन आलपोर्ट, व्यक्ति वह गतिशील संगठन है जिसमें गॉर्डन आलपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि व्यक्तित्व वह गतिशील संगठन है जिसमें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तंत्र समाहित होते हैं जो उसके विशेष व्यवहार और विचार की दिशा निर्धारित करते हैं। और दूसरे जो हैं वुडवर्थ है, तो इनका भी देख लेते हैं इनका क्या कथन है।
तो व्यक्तित्व व्यक्ति के वह गुण हैं जिनके कारण वह दूसरों से भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का क्या कथन है, इन्हें भी देख लेते हैं। इनके व्यक्तित्व केवल बाहरी आकर्षण नहीं बल्कि यह आंतरिक गुणों और चरित्र की अभिव्यक्ति है। व्यक्तित्व के प्रमुख घटक, तो इनके यहाँ पर पहला जो घटक है शारीरिक गुण है। तो ऊंचाई, रंग रूप, स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है मनोवैज्ञानिक गुण, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, इच्छा और भावनाएं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक गुण, दूसरों के व्यवहार, सहानुभूति, नेतृत्व क्षमता होती है इसमें। चौथा पॉइंट है नैतिक गुण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी और मूल्य होते हैं। ठीक। नौवां प्रश्न है यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। तो कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। अनुवांशिकी, पहला पॉइंट अनुवांशिकी, हमारे माता पिता और परिवार के सदस्य विरासत में मिली विशेषताएं और लक्षण। तो दूसरा यहाँ पर परवरिश और पालन पोषण, हमारे बचपन के अनुभव, परिवार का माहौल और पालन पोषण शैली। ठीक। तीसरा पॉइंट दिया गया यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, हमारे आसपास का समाज, संस्कृति और समुदाय जो हमारे मूल्यों, आदतों और व्यवहार को आकार देते हैं। चौथा पॉइंट है जीवन के अनुभव, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं, सफलताएं और असफलताएं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। पांचवा पॉइंट दिया गया है शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया, हमारी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया जो हमारे ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। इन कारकों के संयोजन से हमारा व्यक्तित्व बनता है और यह हमारे जीवन में हमारे व्यवहार, निर्णय और संबंधों को भी प्रभावित करता है। फिर यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किशोरावस्था में मैत्री समूह जिसे साथी समूह भी कहा जाता है, इनके प्रकार बताइए। तो प्रकार बताना है, चलिए इनके प्रकार देखते हैं कौन कौन से। किशोरावस्था में मैत्री समूह या साथी समूह के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। तो इनमें से पहला जो है यहाँ पर सामाजिक समूह, ऐसे समूह जिनमें किशोर अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने और नए मित्र बनाने के लिए शामिल होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है खेल समूह, तो ऐसे समूह जिनमें किशोर खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक समूह, ऐसे समूह जिनमें किशोर अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। चौथा है हावी समूह, तो हावी समूह क्या, ऐसे समूह जिनमें किशोर अपनी रुचियों, शौक को साझा करने के लिए शामिल होते हैं। समूहों में शामिल होने से किशोर अपने सामाजिक कौशल में सुधार कर सकते हैं, नए मित्र बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। तो इतना हमारा हो गया, सेक्शन ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। ठीक। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों, जो 4 प्रश्न है उनके आपको उत्तर देना है। तो चलिए इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न है। ठीक। तो यहाँ पर पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है, कम क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर बताइए। तो इनमें को क्या अंतर होते हैं इन व्यक्तियों के आहार में, चलिए देखते हैं। कम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर होता है। तो कम क्रियाशील व्यक्तियों के लिए आहार, चलिए देखते हैं इनका आहार कैसा होता है। कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, अधिक फाइबर और पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, वसायुक्त और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। ठीक। अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के लिए आहार, अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, अधिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। फिर यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि नट्स, बीज और सूखे फल। ठीक। सूखे फल में आपका क्या हो गया, किशमिश। ठीक। इन आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने से व्यक्ति अपने शारीरिक गतिविधि स्तर के अनुसार स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है। अब 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका बनाएं। एक दिन में कितने आहार खाए जाते हैं, क्या क्या खाए जाते हैं, उनकी यहाँ पर आपको तालिका बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
किशोर अवस्था में एक दिन की आहार तालिका निम्नलिखित हो सकती है। सुबह 8 बजे आप क्या करते हैं, नाश्ता, दलिया, ओटमील के साथ फल और नट्स, 1 गिलास दूध या फलों का रस, इतना करना चाहिए सुबह के टाइम में। मध्याह्न यानी कि दोपहर के भोजन में आपको 12 बजे तक चावल या रोटी के साथ दाल और सब्जियां खानी चाहिए। 1 कटोरी सलाद जिसमें फल और सब्जियां शामिल हो, 1 गिलास पानी। शाम का नाश्ता, शाम के नाश्ते में आपको 4 बजे फल या सूखे फल और नट्स, 1 कप चाय या कॉफी पीना चाहिए। रात्रि के भोजन में आप जब रात को भोजन करते हैं, चावल या रोटी के साथ दाल और सब्जियां, 1 कटोरी सलाद जिसमें फल और सब्जियां शामिल हो, 1 गिलास पानी। मतलब दोपहर के अकॉर्डिंग आपका रात्रि का भोजन होना चाहिए। आहार के सामान्य सिद्धांत, तो आहार के कौन कौन से सामान्य सिद्धांत है, चलिए इन्हें देखते हैं। संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा शामिल हो, पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। ठीक, यह आहार तालिका एक सामान्य उदाहरण है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, सुपोषित व्यक्ति की विशेषता बताइए। सुपोषित जो व्यक्ति होता है यह किस प्रकार का होता है, तो चलिए देखते हैं। सुपोषित व्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक, पॉइंट यहाँ पर दिया गया, स्वस्थ शरीर। सुपोषित व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और सक्रिय होता है। दूसरा पॉइंट है उचित वजन, उनका वजन उनकी ऊंचाई और आयु के अनुसार उचित होता है। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा और सक्रियता, सुपोषित व्यक्ति में पर्याप्त ऊर्जा और सक्रियता होती है। चौथा पॉइंट है स्वस्थ त्वचा और बाल, उनकी त्वचा और बाल स्वस्थ और चमकदार होते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर अच्छी पाचन शक्ति, सुपोषित व्यक्ति की पाचन शक्ति अच्छी होती है और वे नियमित की त्वचा और बाल क्या होते हैं, स्वस्थ और चमकदार होते हैं। पांचवा पॉइंट, अच्छी पाचन शक्ति, सुपोषित व्यक्ति की पाचन शक्ति अच्छी होती है और वे नियमित रूप से मल त्याग करते हैं। छठा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सुपोषित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और वे जल्दी बीमार नहीं होते हैं। ठीक, इन विशेषताओं से यह पता चलता है कि सुपोषित व्यक्ति का आहार संतुलित और पौष्टिक होता है। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए देखते हैं इसमें किन चीजों का, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, संतुलित आहार तालिका बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला है आपका पॉइंट जो दिया गया, आयु और लिंग। आहार तालिका व्यक्ति की आयु और लिंग के अनुसार बनानी चाहिए। छोटा बच्चा है तो थोड़ा कम खाएगा, अगर बड़े लोग हैं तो अपने हिसाब से जितना खाते उतना खाएंगे ही। क्रियाशीलता स्तर यानी कि व्यक्ति की क्रियाशीलता स्तर के अनुसार आहार तालिका में कैलोरी और पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पोषक तत्वों की आवश्यकता। आहार तालिका में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने का ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट, फल और सब्जियों का सेवन। आहार तालिका में फल और सब्जियों का सेवन सुनिश्चित करना चाहिए। पांचवा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया है, पानी का सेवन कितना करना चाहिए, तो चलिए देखिए पानी कितना आपको पीना चाहिए। आहार तालिका में पानी के सेवन को भी शामिल करना चाहिए। आपका व्यक्तिगत आवश्यकताएं। आहार तालिका व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्वस्थ लक्ष्यों के अनुसार बनानी चाहिए। फिर सातवां पॉइंट यहाँ पर दिए गए, मौसमी बदलाव। मौसम के आधार पर आप जो भी सीजन आता है तो वहाँ पर बदलाव होता है मौसम के हिसाब से। ठंडी में ठंडी, गर्मी के दिन में भी ठंडी, थोड़ा और थोड़ा गर्मी रहता है। ठीक, आहार तालिका में मौसमी बदलाव के अनुसार फल और सब्जियों का चयन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से एक संतुलित और पौष्टिक आहार तालिका बनाई जा सकती है। प्रश्न है, व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व जो होता है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। अनोखापन, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है। स्थिरता, व्यक्तित्व में स्थिरता होती है लेकिन यह समय के साथ बदल भी सकता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहार को प्रभावित करना, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट है आंतरिक और बाहरी कारकों का प्रभाव, व्यक्तित्व आंतरिक और बाहरी कारकों जैसे कि जीन, वातावरण, अनुभव से प्रभावित होता है। पांचवा पॉइंट दिया गया यहाँ पर जटिलता, व्यक्तित्व एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है।
व्यक्तित्व की इन विशेषताओं को समझने से हम व्यक्ति के व्यवहार और उसके आसपास के लोगों के साथ संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। का स्टार्ट होता है सेक्शन सी, जिनमें आपको किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, इनमें से आप दो प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना है। ठीक, तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं? तो कुपोषण किसे कहते हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक, कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुपोषण के प्रकार, तो कुपोषण जो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा नीचे। पहला पॉइंट दिया गया अल्प पोषण। तो अल्प पोषण जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। दूसरा पॉइंट अतिपोषण। तो अतिपोषण जो होता है जब शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जैसे कि वसा और चीनी। कुपोषण के कारण तो असंतुलित आहार, भोजन की कमी, पाचन संबंधी समस्याएं, बीमारियां। पोषण के प्रभाव, शारीरिक विकास में कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जीवन की गुणवत्ता में भी कमी होता है। कुपोषण को रोकने के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। ने कुपोषण के लक्षण एवं उपचार बताइए। तो कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, किस कारण से कुपोषण होता है, उसके उपचार भी साथ में आपको पता चलेगा। कुपोषण के लक्षण, तो वजन कम होना या वजन बढ़ने में कमी, थकान और कमजोरी, त्वचा और बालों की समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। के उपचार, तो कुपोषण के कौन कौन से उपचार हैं यहाँ पर। संतुलित आहार, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए आपको। पोषक तत्वों की पूरकता, विटामिन और मिनरल की पूरकता, मतलब मिनरल जिसमें हो उसे परिपूर्ण आपको भोजन करना चाहिए। चिकित्सीय सलाह, डॉक्टर की सलाह लेना और उनके निर्देशों का पालन करना। आहार में बदलाव करना और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना चाहिए। नियमित जांच करवाना और स्वास्थ्य की निगरानी करना। ठीक, कुपोषण की रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हैं। संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, चिकित्सीय सलाह लेना। कुपोषण के लक्षणों को पहचानने और उपचार करने से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, उचित परिभाषा दीजिए। संतुलित आहार से अभिप्राय एक ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल उचित मात्रा में शामिल हो। यह आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। फिर है संतुलित आहार की विशेषताएं। संतुलित आहार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा शामिल होना। आयु और लिंग के अनुसार आहार व्यक्ति की आयु, लिंग के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। शारीरिक गतिविधि के अनुसार आहार व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार हर आहार व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। ठीक, संतुलित आहार का महत्व, तो संतुलित आहार का जो महत्व होता है, स्वस्थ शरीर संतुलित आहार से ही स्वस्थ रहता है। शरीर जो होता है आपका, वो जब आप संतुलित आहार करेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, संतुलित आहार से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बढ़ती है आपकी। उचित विकास, तो संतुलित आहार से शरीर का विकास होता है। संतुलित आहार अपनाने से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। चौथा प्रश्न आ चुका है आपका यहाँ पर। प्रश्न है आपका, किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं बहुत आम होती हैं। इस आयु वर्ग में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, जिसके लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन कई कारणों से किशोरों को पोषण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया असंतुलित आहार। किशोर अक्सर अस्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड और जंक फूड। पोषक तत्वों की कमी, किशोरों को आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। वजन संबंधी समस्याएं, किशोरों में वजन बढ़ने या कम होने की समस्या हो सकती है। चौथा पॉइंट है भोजन की आदतें। किशोरों की भोजन की आदतें अक्सर खराब होती है, जैसे कि नाश्ता छोड़ना है, अधिक मीठे और वसा युक्त खाद्य पदार्थ सेवन करना।
इन समस्याओं के कारण किशोरों में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि थकान और कमजोरी, त्वचा और बालों की समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इन समस्याओं को रोकने के लिए किशोरों को संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। माता पिता और शिक्षकों भी किशोरों की पोषण संबंधी शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, शिशुओं को प्रतिदिन कौन सा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो शिशुओं को प्रतिदिन विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पोषक तत्व हैं। प्रोटीन जो है, शिशुओं के लिए प्रोटीन आवश्यक है, जो उनके शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट शिशुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा शिशुओं के लिए आवश्यक है, जो उनके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में विकास करता है। ठीक। विटामिन, तो विटामिन शिशुओं के लिए आवश्यक, जो उनके शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करता है। मिनरल है आपका, मिनरल शिशुओं के लिए आवश्यक है, जो उनके शरीर के विकास और कार्यों में भी मदद करता है। ठीक। इन पोषक तत्वों को शिशुओं को स्तनपान या फार्मूला दूध के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जैसे ही शिशु बड़े होते हैं, उन्हें ठोस आहार भी दिया जा सकता है, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व शामिल होते हैं। शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व, विटामिन डी हड्डियों के विकास के लिए होता है। कैल्शियम जो होता है हड्डियों के विकास के लिए, यह भी होता है। आयरन है जो रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए भी शिशुओं को दिया जाता है। शिशुओं के इन पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माता पिता को उनके आहार और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पेपर था पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करा दिया। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए और अपने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।